क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं गॉस का प्रमेय। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये महत्वपूर्ण चैप्टर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय के अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं। इसमें शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग देखा जाए तो पूरे चैप्टर में किया जाएगा। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल उन्हीं इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा या बताया जाएगा कि जो वे फालतू भी ना हो और आपकी ज़रूरत पूरी भी हो सके। और उससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हों तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें, जिससे अधिकांश लोगों तक ये सरलता से पहुंच सके। गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय को जानने से पहले हम जान लेते हैं गॉस का प्रमेय। इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। यदि हम बात करते हैं क्षेत्रफल वेक्टर की तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर को इंग्लिश में कहा जाएगा एरिया वेक्टर कहते हैं। एरिया वेक्टर होता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारा अदिश राशि होता है, लेकिन जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है ये हमारा सदिश राशि होता है। अब क्षेत्रफल वेक्टर होता क्या है? सपोज करते हैं कि ये हमारा क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल वेक्टर की बात करेंगे तो क्षेत्रफल वेक्टर सदैव क्षेत्रफल के लंबवत होगा, ऐसे होगा। अगर हमारा क्षेत्रफल ऐसे हो तो क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे क्षेत्रफल के लंबवत होगा। अगर क्षेत्रफल हमारा ऐसे है तो क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे क्षेत्रफल के लंबवत होगा। और जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है यह एक सदिश राशि होती है, जबकि जो क्षेत्रफल होता है यह एक अदिश राशि होता है। अब जैसे इसमें अगर हम देखें, ये हमने क्षेत्रफल ले लिया, सपोज दैट ए, तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा ये इसके ऐसे लंबवत, ये एक्चुअल में ऐसे है, लेकिन अब 2 डायमेंशनल फिगर है इसलिए इसको ऐसे दिखाया जा रहा है। ये ऐसे है क्षेत्रफल वेक्टर। और ये क्षेत्रफल वेक्टर के डायरेक्शंस भी होगा, क्योंकि वेक्टर है तो इसको कैप से हम डिनोट कर देते हैं। तो क्या बताया गया कि क्षेत्रफल वेक्टर एक सदिश राशि होती है और क्षेत्रफल वेक्टर सदैव क्षेत्रफल के लंबवत होता है। दूसरा हेडिंग इसमें हमारा आ जाता है समतल कोण। समतल कोण को हम बोलते हैं प्लेन एंगल कहा जाता है। समतल कोण जो होता है यह हमारा प्लेन एंगल होता है। इसमें बताया जाता है कि दो ऋज रेखाओं के बीच, ऋज रेखा मतलब सीधी रेखा, एक रेखा ये सपोज दैट हो गया, एक रेखा ये सपोज दैट हो गया, दो समतल रेखाओं के बीच जो बना कोण होता है इसे हम बोलते हैं समतल कोण, प्लेन एंगल। और इसका जो हम मात्रक लेते हैं इसका मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या होगा? रेडियन होगा। अगला हमारा हेडिंग आ जाता है घन कोण। घन कोण को इंग्लिश में अगर देखें तो इसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल कहा जाता है, कि ये सॉलिड एंगल है घन कोण। और इसे हम ओमेगा से, डब्लू नहीं ये ओमेगा है, इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब बात आ जाती है कि घन कोण होता क्या है? तो कहा जाता है कोई भी सपोज दैट ये हमने खोखला गोला ले लिया और खोखले गोले का ये हमने थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लिया और इसके कारण जो इस गोले का केंद्र होगा, ये केंद्र पर जो चारों तरफ से अंतरित शंक्वाकार कोण होगा उसे हम बोलते हैं घन कोण कहा जाता है। और घन कोण का जो मात्रक होता है वह स्टेरेडियंस होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि घन कोण होगा क्या। तो अभी बताया गया कि किसी खोखले गोले के एकांक क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित शंक्वाकार कोण को ही घन कोण कहा जाता है। यह हम सपोज करते हैं कि यह हमारा खोखला गोला है और इस खोखले गोले का हमने ये एकांक क्षेत्रफल ले लिया
एकांक क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, dA, और इसके कारण इसके केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा इसे हम बोलते हैं घन कोण कहा जाएगा। ये जो हमारा केंद्र पर अंतरित शंक्वाकार कोण होगा इसे हम बोलेंगे घन कोण। और ये हमारा क्षेत्रफल dA डिफरेंशियल के फॉर्म में थोड़ा सा एकांक क्षेत्रफल लिया गया, इसलिए इस पर जो कोण बनेगा वो भी थोड़ा सा ही बनेगा, तो d ओमेगा। यही बर्थडे कैपनुमा बन जाता है। बताया गया ये खोखला गोला है और खोखले गोले के एकांक क्षेत्रफल द्वारा जो केंद्र पर अंतरित शंक्वाकार कोण होगा इसे हम कहते हैं घन कोण। और घन, अगर इस गोले की त्रिज्या को हम स्मॉल r माने तो ये हो जाता है घन कोण d ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा dA अपान r स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें कि इस गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण क्षेत्रफल जो ये dA है, अगर इसको हम a मान लें तो ये हमारा होता है गोले का क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए अब संपूर्ण कोण की जब बात करेंगे घन कोण की, तो ये इक्वल टू हो जाएगा a अपान r स्क्वायर, और a इक्वल टू हो जाएगा 4πr स्क्वायर अपान r स्क्वायर। r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 4π आ जाएगा, यह हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमारे अगली हेडिंग इसमें आ जाती है जो हमें जानना बेहद जरूरी होगा गॉस के प्रमेय को जानने के लिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स। अब अगर हम बात करें वैद्युत फ्लक्स की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। वैद्युत फ्लक्स जो होता है यह एक अदिश राशि होता है और ये देखा जाए क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पर निर्भर करता है कि संख्या क्या होती है। अब इसमें हम अगर सपोज करते हैं कि हमने कोई क्षेत्रफल लिया, सपोज दैट ये हम करते हैं कि हमने एकांक क्षेत्रफल ले लिया dA और इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऐसे लंबवत सपोज दैट ये गुजर रही हैं और इसको बोल दिया गया E है। तो इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो फ्लक्स फाई होगा ये अदिश राशि होगा, ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया गया क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा ये सदिश राशि होता है। और हम फर्स्ट ईयर में ही जानते हैं कि जब दो सदिश राशियों का गुणा करने पर एक अदिश राशि मिलती है तो उसे हम बोलते हैं अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। और जब भी हम डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पर हम हमेशा लगाते हैं cos थीटा, इसलिए ये हो जाएगा हमारा EA cos थीटा हो जाएगा फ्लक्स फाई इक्वल टू। अब यहाँ अगर हम देखें cos थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा का मान क्षेत्रफल के लंबवत और वैद्युत बल रेखाओं के बीच जो बना कोण होगा ये हमारा होता है वैद्युत फ्लक्स आ जाता है। अब हम बात करते हैं गॉस का प्रमेय कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। गॉस के प्रमेय को जानने के लिए इतनी चीजें आप लोग के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि जब तक ये चीजें जान नहीं पाएंगे तब तक गॉस का प्रमेय हमारे समझ में नहीं आता है। अब बात आती है गॉस का प्रमेय क्या होगा। गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय में बताया गया कि जब कोई बिंदु आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर पाया जाएगा तभी गॉस का प्रमेय लागू होगा, और यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो तो उस पर गॉस का प्रमेय लागू नहीं होता है। अब बंद पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें तो मान लिया गया कि यह हमारा Q आवेश है, और जब तक ये Q आवेश एक बंद पृष्ठ के भीतर नहीं पाया जाएगा तब तक इस पर गॉस का प्रमेय लागू नहीं होगा। अगर ये बंद पृष्ठ के भीतर है तो इसके लिए जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस आवेश का 1/ε
नॉट गुना होगा, अर्थात यहाँ से गाउस के प्रमेय के नियमानुसार वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा जो आवेश बंद पृष्ठ के भीतर है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। या इसी को अगर हम फर्दर रिपीट करें तो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये हमारा वैद्युत फ्लक्स गाउस के नियमानुसार आ जाता है। अभी अगर कहा जाए कोई आवेश अगर बंद पृष्ठ के भीतर पाया जाए तो क्या उस पर गाउस का प्रमेय लागू होगा कि नहीं होगा। तो यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के भीतर पाया जाता है तो उस पर गाउस का प्रमेय लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि उस आवेश से जितनी वैद्युत बल रेखाएं उस बंद पृष्ठ के भीतर प्रवेश करेंगी ठीक उतनी ही बल रेखाएं बंद पृष्ठ के बाहर भी निकल जाएंगी। इसलिए जितना वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा ठीक उतना ही वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा। इसलिए नेट वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा ये हमारा शून्य हो जाएगा। अर्थात अगर कोई आवेश यहाँ Q पाया गया और ये सपोज करते हैं बंद पृष्ठ है तो कुछ हिस्से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो बाहर निकलेंगे, उसका तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन कुछ वैद्युत बल रेखाएं जो इसमें प्रवेश करेंगी वो देखा जाए जब प्रवेश करेंगी तो उसके कारण वैद्युत फ्लक्स उतना धनात्मक होगा और जब ये वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो वैद्युत फ्लक्स उतना ऋणात्मक हो जाएगा और फाइनली नेट वैद्युत फ्लक्स जो आ जाएगा ये हमारा शून्य हो जाएगा। इसलिए एक बात स्पष्ट होगी कि यदि कोई बिंदु आवेश यदि बंद पृष्ठ के बाहर पाया जाता है तो उस पर गाउस का प्रमेय लागू नहीं हो सकता है। अब बात आती है हमारी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में कहा जाता है कि क्या बंद पृष्ठ के भीतर यदि एक से अधिक प्रकार के आवेश पाए जाएं तो क्या उसके लिए वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा? होगा। अब उसकी डिफिनेशन हम देख लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सपोज करते हैं कि हमारा कोई बंद पृष्ठ दे दिया गया और इसके भीतर हम सपोज करते हैं +Q1 आवेश है, -Q2 आवेश है, +Q3 आवेश है, -Q4 आवेश है। मान सबके अलग हैं, साइन भी सबके अलग दिखाई दे रहे हैं। अब साइन तो दो ही हो सकता है, या तो प्लस या तो माइनस, लेकिन इस बंद पृष्ठ के भीतर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के आवेश पाए जा रहे हैं। अगर इनके लिए हम वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो इनके लिए जो वैद्युत फ्लक्स होगा इन आवेशों के बीजगणितीय योग का तात्पर्य होता है विथ साइन। जैसे यहाँ अगर देखें तो यह है +Q1, यह है -Q2, यह है +Q3, यह है -Q4। विभिन्न प्रकार के आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना यह हमारा आ जाता है वैद्युत फ्लक्स का। देखा जाए तो नियम आ जाएगा कि यह वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। फिर से ध्यान देते हैं कि यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर विभिन्न प्रकार के आवेश पाए जाते हैं तो उनके लिए जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह उन आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और यदि सभी आवेशों का बीजगणितीय योग धनात्मक होगा तो नो डाउट्स वैद्युत फ्लक्स जो होगा वह धनात्मक होगा। और यदि सभी आवेशों का बीजगणितीय योग ऋणात्मक होता है तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह ऋणात्मक होगा। चौथी पॉइंट गाउस के प्रमेय में एक और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जैसे कहा जाता है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण जी ने सीता जी को यही बताया था कि इस लक्ष्मण रेखा के यदि भीतर रहोगी तो सुरक्षित हो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहीं बस यही रेखा पकड़ के बैठी रहना या अंदर घर में घुसी रहना। उन्होंने सीधा इतना बताया था कि इस रेखा के अगर भीतर रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। ठीक उसी प्रकार गाउस का प्रमेय भी लागू होता है कि यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के भीतर पाया जाए तो उस पर गाउस का प्रमेय लागू होगा। अब वह आवेश उस बंद पृष्ठ के चाहे केंद्र में हो चाहे किनारे हो, इससे कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन होना कहाँ चाहिए उस बंद पृष्ठ के यदि भीतर पाया जाता है तो उस पर गाउस का प्रमेय लागू होगा। और यदि वह आवेश बंद पृष्ठ के बाहर पाया जाता है तो उस पर गाउस का प्रमेय लागू नहीं होता है।
अगली हमारी हेडिंग आ जाती है कि किसी बिंदु आवेश के कारण कूलाम के नियम की उत्पत्ति। अब इसको देखते हैं, हम गॉस का नियम भी लागू करेंगे और गॉस के नियम से कैसे हम कूलाम का नियम यहाँ फॉलो करते हैं। कूलाम का नियम तो आप लोग जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसके आधार पर देखा जाए तो हमें गॉस का प्रमेय सिद्ध करना होगा कि किस प्रकार से देखें तो ये हमारा गॉस का प्रमेय लागू होते हुए ये कूलाम का नियम सत्यापित होगा। और इसको जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। धन्यवाद।